हेलो स्टूडेंट, गिरी ट्यूटोरियल के अपने चैनल में आपका स्वागत है। लास्ट टाइम हमने रेजिस्टर और इंडक्टर के बारे में स्टडी किया था। अगर हम एसी वोल्टेज रेजिस्टर को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है, और एसी वोल्टेज इंडक्टर को अप्लाई करते हैं तो क्या होता है। तो जब हम एसी वोल्टेज रेजिस्टर को अप्लाई करता है तो जैसे वो डीसी में वर्क करता है वैसे ही एसी में भी वर्क करता है। मीन्स वो करंट क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। जैसे डीसी करंट को अपोज करता है वैसे ही एसी करंट को अपोज करेगा। और इंडक्टर क्या करता है, इंडक्टर भी एसी करंट को अपोज करता है, लेकिन डीसी करंट को वो अपोज नहीं करता। ये हमने सीखा था। तो क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो फ्रीक्वेंसी नहीं होता, तो उस हिसाब से वो वर्क करता है। अब सिमिलरली हम वर्क स्टडी करने वाले हैं कैपेसिटर का। किसका वर्क स्टडी करने वाले हैं? कैपेसिटर का वर्क हम स्टडी करने वाले हैं। सो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर। ये हमारा थर्ड कंपोनेंट है जिसको हम एसी वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं। तो देखो, कंसिडर अ कैपेसिटर ऑफ अ कैपेसिटेंस सी। एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस कितना है? सी, कनेक्टेड टू एसी सोर्स विथ एन ईएमएफ हैविंग ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो हम एक ईएमएफ सोर्स, एसी ईएमएफ सोर्स को कनेक्ट किया है जिसका वैल्यू कितना है? ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब हमें पता है कि कैपेसिटर वर्क कैसे करता है। जैसे ही हम कैपेसिटर को एसी सप्लाई देंगे, कैपेसिटर को एसी सप्लाई देंगे तो क्या होगा? पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा, देन नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज आएंगे। और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा तो ये डिस्चार्ज होना स्टार्ट होगा। ये क्या होगा? इस पे से चार्ज हट जाएंगे तो ये डिस्चार्ज हो जाएगा। ओके। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आता है तो ये चार्ज होता है, और निगेटिव आता है तो ये डिस्चार्ज होता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो चार्जिंग डिस्चार्जिंग इसका चलता रहता है। ओके। तो अब समझो कि अभी चार्जिंग प्रोसेस चल रहा है। क्या चल रहा है? चार्जिंग प्रोसेस। तो इसके ऊपर कुछ चार्ज आ गए। अब ये चार्ज हो गया। अब ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। तो इसका कैपेसिटी क्या होगा? सी इज इक्वल टू, इसके ऊपर चार्ज आ गए क्यू, और इसके ऊपर वोल्टेज आ गया वी। तो ये हो गया क्यू बाई वी। तो सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। ये कैपेसिटी इस पे डेवलप हो गया। सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी। हमने फॉर्मूला सीखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक में इसका। देयर फोर क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? सी वी। क्यू इज इक्वल टू क्या होगा? सी वी। ये कंसेप्ट समझ में आ गया? तो अब देखो, हमने ईएमएफ सोर्स कौन सा लगाया है? ई। तो अब सी की जगह हम क्या लेंगे? ई। तो यही फॉर्मूला क्या होगा? क्यू इज इक्वल टू सी। क्यू इज इक्वल टू सी। ये समझ में आ गया? तो वी की जगह हमने क्या लिया? इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, या इंस्टेंटेनियस वोल्टेज जो भी अप्लाई हो रहा है वो। तो जिस हिसाब से वोल्टेज अप्लाई होगा उस हिसाब से चार्जिंग डिस्चार्जिंग होता रहेगा। तो ये समझ में आ गया? सो अब इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा? तो Q का वैल्यू हमारा आ गया। देन इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय इंस्टेंटेनियस करंट इज गिवन बाय, चलो, इंस्टेंटेनियस करंट I इज इक्वल टू डी क्यू बाय डी टी। बट हमारे पास फॉर्मूला है, बट Q इज इक्वल टू, अभी हमने देखा C इंटू ई, सी इंटू ई। सी भी था, उसकी जगह हमने ई ले लिया। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे? I इज इक्वल टू डी टी ऑफ सी ई। अब ई का वैल्यू हमारे पास है, ई इज इक्वल टू ई जीरो साइन ओमेगा टी। तो वो वैल्यू हम पुट कर देंगे, दैट इज डी टी ऑफ सी ई जीरो साइन ओमेगा टी। अब इसमें से अब इसमें से हम C को कांस्टेंट है, C को बाहर निकाल देंगे, कैपेसिटी है कैपेसिटर की। देन ई जीरो पीक, पीक वैल्यू है तो इसको भी बाहर ले लेंगे। अब डी टी ऑफ साइन ओमेगा टी। सो डेरिवेटिव ऑफ हमें किसका लेना है? साइन ओमेगा टी का हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, चलो। तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है अब? सो आई इज इक्वल टू सी ई जीरो, साइन का डेरिवेटिव कॉस, कॉस ओमेगा टी। देन वंस अगेन हम डी टी ऑफ ओमेगा टी लेंगे। तो ओमेगा टी का डेरिवेटिव आई इज इक्वल टू सी ई जीरो कॉस ओमेगा टी। ओमेगा बाहर आ जाएगा, डी टी बाई डी टी, तो ये चला जाएगा। तो बचा क्या अब हमारे पास? आई इज इक्वल टू
ओमेगा सी ई ज़ीरो कॉस ओमेगा टी। ये आ गया हमारा करंट का फॉर्मूला। ये क्या आ गया हमारा करंट का फॉर्मूला। अब थोड़ा सा इसमें रीअरेंज करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। इस टर्म को हम नीचे लेके जाते हैं, ओमेगा सी वाले टर्म को हम नीचे लेके जाते हैं, तो क्या होगा, आई इज इक्वल टू ई ज़ीरो 1/ओमेगा सी, और कॉस को कन्वर्ट करते हैं साइन में, कॉस को कन्वर्ट करते हैं साइन में, तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। नाउ I0 इज इक्वल टू E0 1/ओमेगा सी। ये वैल्यू हम पुट करेंगे, ये वैल्यू हम पुट करेंगे। यहाँ हम ब्रैकेट एंगल को दे देते हैं यहाँ, ठीक है। चलो, तो अब हमारा फॉर्मूला होगा I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो ये आ गया हमारा करंट का वैल्यू। तो कैपेसिटर में कितना करंट होगा, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, अब ये समझ में आ गया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब हमारे पास जो दोनों इक्वेशन थे, तो फर्स्ट इक्वेशन हमने स्टार्ट किया था E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी से, एंड सेकेंड जो हमें इक्वेशन मिला करंट का, वो क्या था, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो एंगल में पाई/2 एडअप हो रहा है, एंगल में पाई/2 एडअप हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे, करंट ओमेगा टी प्लस पाई/2। सो करंट लीड द ईएमएफ, क्या हो रहा है, करंट I लीड द EMF E बाय फेज पाई/2। तो करंट पाई/2 से आगे है, क्योंकि ओमेगा टी में हमने कितना ऐड किया, पाई/2। या फिर और अगर दूसरे लैंग्वेज में लिखना है हमें, और EMF E lags behind current I by phase पाई/2। या फिर EMF करंट से पीछे है, EMF करंट से पीछे है, कितने एंगल से, पाई/2 एंगल से पीछे। तो अब हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हम क्या ड्रॉ करेंगे, ग्राफ। तो हमें पता है इसका ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ होगा हमारा ओमेगा टी एंगल, ओमेगा टी एंगल, और यहाँ होगा हमारा वैल्यू I0 एंड E0, I0 E0, और नीचे -I0 एंड -E0, ये तो हमें पता है। देन एंगल 0, पाई/2, पाई, 3 पाई/2, 2 पाई, एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो पहले हम ड्रॉ करते हैं EMF के लिए, पहले हम ड्रॉ करते हैं किसके लिए, EMF के लिए। EMF का फॉर्मूला देखो सिंपल है, साइन 0 0, देन साइन 91, देन साइन पाई 0, साइन 3 पाई/2 -1, एंड देन 0। तो ये ग्राफ इस तरह से आएगा। ये तो हर केस में कॉमन रहता है, ये हर एक केस में कॉमन रहता है। अब देखो, अब जब ओमेगा टी का वैल्यू 0 होगा, ओमेगा टी का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा, ओमेगा टी का वैल्यू 0, तो साइन पाई/2 होगा, ओमेगा टी 0 प्लस पाई/2, साइन पाई/2 मीन्स साइन 90 क्या होगा, साइन 91, तो करंट मैक्सिमम होगा। देन यहाँ हम नेक्स्ट पुट करेंगे ओमेगा टी का वैल्यू पाई/2, पाई/2 प्लस पाई/2 पाई, साइन पाई 0, देन यहाँ हम पाई पुट करेंगे तो 3 पाई/2 वापस 0, देन
3 पाई/2 पुट करेंगे तो आएगा हमारा 2 पाई एंड देन, तो करंट का ग्राफ इस तरह से जाएगा। देखो पहले मैक्सिमम कौन हो रहा है, करंट, देन मैक्सिमम कौन हो रहा है, ईएमएफ। तो करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को कितने एंगल से, पाई/2 से, कितने एंगल से, पाई/2 से। ये समझ में आ गया। तो ग्राफ इस तरह से हमारा चलेगा सेम हिसाब से। तो यहाँ ये होगा हमारा करंट का ग्राफ ग्रीन वाला, और येलो वाला हमारा ईएमएफ का ग्राफ। तो ग्राफ समझ में आ गया। इसके बाद हम क्या ड्रॉ करते हैं, इसके बाद हम फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। इसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं, मीन्स ईएमएफ और करंट को हम रोटेटिंग वेक्टर में दिखाएंगे। तो नेक्स्ट होगा हमारा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम में वंस अगेन हम ड्रॉ करेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हमारे एक्स वाई एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस। अब हम रोटेटिंग वेक्टर लेंगे, क्या लेंगे, रोटेटिंग वेक्टर। पहला वेक्टर कौन सा होगा, हमारा इक्वेशन है E इज इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी, और दूसरा इक्वेशन है I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो ओमेगा टी के आगे पाई/2, ठीक है। तो पहला वेक्टर कितने एंगल पे, ओमेगा टी पे। तो हम यहाँ हम एंगल लेंगे ओमेगा टी। यहाँ पे कौन सा वेक्टर होगा, E0 वेक्टर, E0 वेक्टर। अब ओमेगा टी के आगे कितना जाना है, पाई/2। तो ओमेगा टी के आगे, ये ओमेगा टी वैल्यू यहाँ आ गया, इसके आगे 90 डिग्री जाना है। 90 डिग्री गया तो यहाँ हमें कौन सा वेक्टर मिलेगा, I0। तो ओमेगा टी प्लस 90, ओमेगा टी प्लस 90, यहाँ हमें क्या मिला, I0। तो ये दो वेक्टर हमें इस तरह से मिलेंगे। ये जो वैल्यू होगा हमारा, ये वैल्यू होगा हमारा E0 साइन ओमेगा टी, और दूसरा जो वैल्यू होगा हमारा, ये वैल्यू यहाँ I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। ये तो आपको पता है। तो इस तरह से ये वैल्यू हमें मिलेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, साइन। तो ये हो गया हमारा फेजर, ये क्या हो गया हमारा, फेजर डायग्राम। इसके बाद आते हैं हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। किस पे आते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब हमने एक फॉर्मूला स्टडी किया था कि करंट का फॉर्मूला जब हम लेके आए थे, करंट का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई/2। तो I0 का वैल्यू क्या था यहाँ, हियर I0 is equal to E0 divided by 1 upon omega c. So compare this equation with the Ohm's law. Compare equation with Ohm's law. तो इस इक्वेशन को हम ओम्स लॉ से कंपेयर करेंगे। ओम्स लॉ हमें क्या कहता है, I इज इक्वल टू E अपॉन R, और या E0 अपॉन R। तो जो रेजिस्टेंस का काम है कैपेसिटर में कौन कर रहा है, 1 अपॉन ओमेगा सी। ओके, सो अपोजिशन किसकी वजह से आ रहा है, 1 अपॉन ओमेगा सी। या रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू, हम कहेंगे रेजिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू 1 upon omega c, and it is known as a capacitive reactance and is called capacitive reactance। तो इसे हम कहेंगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। समझ में आ गया। तो अब हम इसको डिनोट करेंगे एक्सएल से, किससे, एक्ससी से, किससे, एक्ससी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक्ससी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, एक्ससी। सो एक्ससी इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी। तो कैपेसिटिव जो भी अपोजिशन ऑफर करता है उसका वैल्यू कितना है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो ये एसी करंट को अपोज करता है, कितने वैल्यू से, 1 अपॉन ओमेगा सी, इतने वैल्यू से ये अपोज करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो अब देखो, अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ
सी। तो ये दूसरा फॉर्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए, 1/2 पाई एफ सी, 1/2 पाई एफ सी। फॉर डीसी करंट, फॉर डीसी करंट, डीसी करंट फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना होता है, डीसी करंट को फ्रीक्वेंसी नहीं होती, सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 0। अगर हम पुट करेंगे तो एक्सी क्या होगा, इनफाइनाइट, देयरफॉर एक्सी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मीन्स अपोजिशन इन्फिनिटी होगा, मीन्स डीसी करंट को कैपेसिटर पास करने नहीं देगा। तो ये एसी करंट को पास करेगा लेकिन डीसी करंट को पास होने नहीं देगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, क्या ऑफर करेगा, रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। ठीक है, तो कैपेसिटर सिर्फ एसी करंट को पास करता है, डीसी करंट को पास नहीं करता। ये समझ में आ गया। कैपेसिटिव रिएक्टेंस इट इज इक्वल टू अपोजिशन। तो जैसे रेजिस्टेंस वर्क करता है उसी तरह से हमारा 1/ω/c ये वर्क करेगा। लेकिन इस टर्म को क्या कहा जाता है, रिएक्टेंस। क्या कहा जाता है, रिएक्टेंस, रेजिस्टेंस नहीं। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस में डिफरेंस क्या है, अब हमने रेजिस्टेंस भी देख लिया और हमने दो रिएक्टेंस भी देख लिए, इंडक्टिव और कैपेसिटिव। सो देखो, अब अगर हम देखते हैं कि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते तो क्या होगा, देखो एक एक पॉइंट है। तो देखो हमारे पास पहला पॉइंट है, इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी। इट इज इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी। तो एसी के लिए अपोजिशन होगा, सिमिलरली डीसी के लिए भी रेजिस्टेंस अपोज करेगा, लेकिन रिएक्टेंस एसी और डीसी के लिए अलग अलग होगा, एसी और डीसी के लिए अलग अलग होगा। ओके, सो ओके, करंट अफेक्ट होगा, करंट इज अफेक्टेड बट एनर्जी not consume, energy not consume। तो जो भी एनर्जी कंज्यूम करे, अब देखो रेजिस्टेंस क्या करता है, करंट फ्लो करता है तो अपोज करता है, और वो एनर्जी को क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। वो एनर्जी को क्या करता है, हीट में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ जो होता है, जब इंडक्टर कॉइल में से अगर करंट फ्लो करेगा तो एनर्जी सेम रहेगी, जो भी कुछ एनर्जी कम ज़्यादा होगी वो रिएक्टेंस की वजह से, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट होगी उसकी वजह से, लेकिन वो हीट में कन्वर्ट करके छोड़ नहीं देता, वापस वो गेन कर सकते हैं। तो रेजिस्टेंस में जो एनर्जी हम देते हैं वो हीट में कन्वर्ट होके एनवायरमेंट में चली जाती है, लेकिन इसको जो रिएक्टेंस में जो एनर्जी जाती है वो वापस हम ले सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट यही है, इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। दूसरा ओके, दूसरा वैल्यू ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है क्योंकि ये देखो एक्सएल का वैल्यू क्या है, ओमेगा एल, दैट इज 2πfl, और एक्सी का वैल्यू क्या है, 1/ω/c, दैट इज 1/2πfc। तो ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। सो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, कितनी भी फ्रीक्वेंसी होने दो वो अपोज करेगा ही, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो रिएक्टिव रिएक्टेंस ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, डिपेंड करता है कैपेसिटर है या इंडक्टर है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब अगर करंट अपोज करता है तो इसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस जब अपोज करता है तो करंट और ईएमएफ फेज में रहते हैं, करंट एंड ईएमएफ फेज में रहेंगे। फेज में मीन्स इसमें फेज डिफरेंस क्या रहेगा, जीरो, फेज डिफरेंस जीरो। और इसमें 90 से लैग करेगा या फिर लीड करेगा। तो कैपेसिटर में करंट लीड करता है बाय फेज डिफरेंस 90, और इंडक्टर में लैग करता है बाय फेज डिफरेंस π/2।
ओके, तो यहाँ ईएमएफ एंड करंट क्या होगा, लीड और लैग बाय, लीड और लैग बाय पाई बाय 2। सो पाई बाय 2 से ये लीड करेगा या लैग करेगा, डिपेंड करता है। अगर इंडक्टर होगा तो ये लैग करेगा और कैपेसिटर होगा तो पाई बाय 2 से लीड करेगा। ये समझ में आ गया। पहला पॉइंट क्या है, इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी। रेजिस्टेंस दोनों को सिमिलर ट्रीट करता है, एसी करंट जाए या डीसी करंट जाए दोनों को ये अपोज करेगा। ये ऐसा नहीं करता, ये क्या करता है, देखो अगर रेजिस्टेंस जाता है, रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं तो एसी को हीट में कन्वर्ट कर देता है और ये एनवायरनमेंट में छोड़ देता है, तो इस एनर्जी को हम वापस लेके नहीं आ सकते। लेकिन अगर इंडक्टर में से, सपोज इंडक्टर में से हमने करंट फ्लो करवाया, तो इंडक्टर क्या करेगा, उसको मैग्नेटिक फील्ड में कन्वर्ट करेगा, तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होगी। और जैसे ही करंट कम हो जाएगा वापस ये मैग्नेटिक फील्ड करंट में आ जाएगा। सिमिलरली कैपेसिटर क्या करेगा, एनर्जी को स्टोर कर लेगा इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी में, पॉजिटिव और निगेटिव। एक प्लेट पॉजिटिव होगा, एक प्लेट नेगेटिव, इसमें स्टोर करेगा। जैसे ही करंट डाउन होगा वापस ये सप्लाई करेगा, तो करंट इसमें डेसिपेट नहीं हो जाता एनवायरनमेंट में, तो एनर्जी कंज्यूम नहीं होती, स्टोर होती है। जो भी अपोजिशन होता है वो किसकी वजह से होता है, रिएक्टेंस की वजह से। ठीक है। दूसरा, रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करता, ये फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। थर्ड, करंट और ईएमएफ फेज में होते हैं और करंट और ईएमएफ इसमें लीड और लैग करते हैं। ये समझ में आ गया। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या है हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमने 3 कंपोनेंट स्टडी किया नेक्स्ट कल के लेक्चर में और आज के लेक्चर में। लास्ट टाइम हमने जो स्टडी किया था वो क्या था, रेजिस्टेंस और इंडक्टर। तो रेजिस्टर और इंडक्टर, इसमें हमने ईएमएफ से स्टार्ट किया था और करंट निकाला था। आज हमने स्टडी किया कैपेसिटर। तो ये 3 कंपोनेंट हमारे हो चुके हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर। अब नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम तीनों को सीरीज में लगाएंगे, तीनों को सीरीज में लगाएंगे और तीनों को एक साथ हम क्या करेंगे, ईएमएफ देंगे या एसी करंट या फिर एसी ईएमएफ देंगे। अब ये तीनों एक साथ आने पे कैसे बिहेव करते हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अभी आप तीनों कंपोनेंट का अच्छे से स्टडी करो, नेक्स्ट लेक्चर में हम तीनों का स्टडी करेंगे। तब तक के लिए बाय। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।